हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स ये एक टॉपिक है, इसके अलावा और भी टॉपिक आते रहेंगे। हम लोग बैक टू बैक आपको पर टॉपिक 20 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करेंगे। उसमें सोल्यूशन भी होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, आंसर ये क्यों आया, और बाद में आपकी क्वेरीज भी जो है उनको हम डील करेंगे। और पहला जो हम ले रहे हैं अभी आर्टिकल्स के बारे में ले रहे हैं और इसकी हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन हैं, उसमें आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों। तो यू विल गेट बोथ आंसर्स एज वेल एज योर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस, राइट, ऑल द आंसर्स। सॉरी, सो कहीं आप देखिए, नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ आंसर को आपको नहीं देखना कि आंसर ये आया, आपको ये भी देखना है कि ये आंसर क्यों आया है। ओके क्योंकि अगर केवल आंसर ही आपको बताना है फिर तो किताबें काफ़ी है, गाइड वगैरह काफ़ी है। हमारी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हम आपको ये बताएं कि आंसर यही क्यों आया और बाकी 3 गलत क्यों है, या बाकी तीनों में से कोई क्यों नहीं आ सकता। ओके तो उन सारी संभावनाओं में बात करेंगे वन बाय वन। और मैंने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको जो भी टाइप पूछे जाते एग्जामिनेशन में उन टाइप्स को ऊपर ही हम फोकस रखें अपने क्वेश्चंस को। तो हमने पूरी कोशिश की है। ओके फिर भी आपके फीडबैक वगैरह हमें मिलते रहेंगे। और अगर बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्लीज़ शेयर करें वीडियोज़ को, और ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और डिस्कशन हो अच्छे से अच्छा, राइट। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है आर्टिकल्स। ओके आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ बातें, क्योंकि आपको टॉपिक कराया जा चुका है। और अब हम इसको लेंगे, बीच में कोई एक पॉइंट आएगा, मैं आपको बताता रहूँगा, आप भी नोटिस करते चलिएगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिए क्या है, देखते हैं। नंबर 1, ओके, पहला जो मैंने टाइप लिया है क्वेश्चन के रूप में वो है फिल इन द ब्लैंक्स। या नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक ब्लैंक दे रखा है, उसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है तो आप नन के ऑप्शन को चूज करते हैं। ओके इसमें 20 क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे 5, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन है। तो ग्रामर की दृष्टि से हम बात कर सकते हैं। नंबर 1 पहला देखिएगा। नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, वी हैव टू राइट द लेटर इन। इसमें देखिएगा ध्यान से, इसका पहले मीनिंग समझा दूं आपको मैं। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमें वो चिट्ठी लिखनी पड़ी, पेन से लिखनी पड़ी। अब हिंदी में अगर आप अनुवाद करते हैं तो ध्यान दें, आप हिंदी में अनुवाद करते हैं, आप जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आप बोलते हैं पेन से, राइट। आप हिंदी में कहते हैं पेन से लिखो या पेन से आंसर दो, राइट। तो जब आप पेन से कहते हो तो इंग्लिश में एक फ्रेज चलता है इन पेन। यहां पर जो अगर आप देखते हैं ए एन द, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ए आंसर आना चाहिए, एक बात, लेकिन फिर इन सेट नहीं होगा। एन का कोई काम है भी नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एन का प्रयोग हम करते हैं वावल साउंड से पहले और ए का प्रयोग करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। लेकिन यहां पर इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसका रीजन आपको बताता हूं मैं। इन पेन एक काम करता है फ्रेज की तरह। ओके इन पेन जो है काम करता है फ्रेज की तरह, और जब फ्रेज की तरह काम करता है तो इन पेन के बीच में हम कुछ यूज नहीं करते हैं। अगर आप डिक्शनरी खोलकर देखते हैं तो आप देखते हैं पेन वाली एंट्री में एक फ्रेज आता है इन पेन। इन पेन जब आए फ्रेज के रूप में तो देयर शुड बी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया है, हमें वह चिट्ठी लिखनी पड़ी, पेन से लिखनी पड़ी। लिखनी पड़ी के लिए देखिए मैंने क्या यूज किया, हैड टू राइट। लिखनी पड़ी वह चिट्ठी किससे लिखनी पड़ी, पेन से लिखनी पड़ी। अगर एक संभावना देखिएगा ध्यान से, अगर मैं प्रयोग करता विद का तो मैं कहता हूं विद, और आप भी कह सकते थे विद ए पेन, लेकिन मेरे पास प्रेपोजिशन जो मैंने यूज की है वो विद नहीं है। वो जो प्रेपोजिशन आई हुई है वो इन आया हुआ है, राइट। और इन यहां पर आया है इसलिए फ्रेज के रूप में काम कर, और फ्रेज के रूप में आप सभी जानते हैं, अक्सर मैं आपसे कहता भी रहता हूं कि फ्रेज की जब भी आप बात करते हैं तो उसमें कभी कोई एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल पॉइंट हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। आई मीन टू से यू कैन नॉट रिमूव अ पॉइंट नॉर कैन यू नो जस्ट काइंड ऑफ टेम्पर विद द फ्रेज। यू कांट चेंज द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकते, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते अपनी तरफ से। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा नन। राइट आंसर क्या होगा, नन। और नन का होने का कारण यह है कि यहाँ पर
इन पेन काम कर रहा है फ्रेज के रूप में। फिर से कह रहा हूं, अगर मैं यहां पर विद का प्रयोग कर देता, मान लीजिए मैं लिखता यहां पर विद और उसके बाद खालिस्तान और फिर यहां लिखा मिलता पेन, तो ऑब्वियसली यहां पर आप भी अपने दिमाग से प्रयोग करते, तो आप ए का प्रयोग करते, विद ए पेन का प्रयोग कर लेते। लेकिन मैंने विद का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए पेन यहां पर वस्तु के रूप में नहीं है। अगर विद का प्रयोग करता तो पेन एक वस्तु के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मेरे हाथ में स्टाइलस है, या ये भी एक पेन कहलाता है, राइट, जो स्क्रीन पर काम करता है, इट्स ऑल्सो ए पेन। लेकिन अगर मैं इसको ए पेन कहूंगा तो आई राइट समथिंग ऑन द बोर्ड विद अ पेन और विद अ स्टाइलस। लेकिन ये विद तब आएगा जब यहां पर आप इसे वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर वो फ्रेज में आ रहा है तो पहली बात, इन आपको खुद अटपटा लग रहा होगा, तो इनका मतलब है, एक्चुअली यहां पेन का मतलब है कि मीडियम क्या है, मतलब वो लिखा कैसे जाएगा, वो इंक में लिखा जाएगा या बॉल पॉइंट में लिखा जाएगा। तो इंक की जब बात कर रहे हैं उस अर्थ में इसको लिया गया है। तो बेसिकली हम बात करें, इन पेन का वास्तव में मतलब जो निकल रहा है यहां पर, वो निकल रहा है इन इंक। मुझे वो चिट्ठी या हमें वो चिट्ठी शाही से लिखनी पड़ी, यानी कि पेंसिल से नहीं लिखनी पड़ी या किसी अन्य बॉल पॉइंट पेन से नहीं लिखनी पड़ी, केवल पेन। और चूंकि यहाँ इसका मीनिंग इन इंक की तरह है, इसलिए यहाँ पर देयर शुड बी नो आर्टिकल, इसलिए द भी नहीं आएगा यहाँ पर, ए और एन भी नहीं आएगा, राइट आंसर विल बी नन। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो याद रखिएगा इट्स अ फ्रेज, और फ्रेज में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए इन पेन के बीच में नो आर्टिकल। तो राइट आंसर होगा नन। नन का मतलब नन ऑफ द थ्री, इन तीनों में से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, तो मैं नन को चूज किया। एक बात और याद रखिएगा, ऐसी फ्रेज और ध्यान रखना है, इन पेंसिल भी होता है और इन पेन और इन इंक, ये तीन फ्रेज आपको ध्यान रखने। अगर इनसे पहले इन लग जाए तो देयर शुड बी नो आर्टिकल इन बिटवीन, आई मीन टू से दैट देयर शुड बी नो अदर वर्ड बिटवीन दीज टू वर्ड्स, 1 2 1 2 1 2। ओके, टेक केयर। तो जब भी ये फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं, एंड द 3 आर करेक्ट, तीनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पर। हाँ, लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन विद लगाते हैं तो आपको फिर आर्टिकल डिटर्मिनर लगाना ही पड़ेगा। ए कंपल्सरी हो जाता है इफ यू पुट विद द प्रेपोजिशन विद, इफ यू पुट द प्रेपोजिशन विद यू हैव टू यूज आर्टिकल ऑफ डिटर्मिनर इन बिटवीन। लेकिन जब इनकी बात करें, कुछ मत लगाइए बीच में। विद की बात करें तो ए एंड द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इन लगाएं तो कुछ नहीं लगाना बीच में, वरना गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन्हें पेन कर देंगे तो पेन वस्तु के रूप में काम करे, जो कि इंग्लिश में मान्य नहीं है। इंग्लिश में या तो यह मान्य है या यह मान्य है। इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें 3 शब्द हैं, इसमें 2 ही शब्द हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पहले वाले में वो होगा नन। नन का मतलब नन ऑफ द 3, इन तीनों में से किसी का प्रयोग नहीं करना है। दैट शुड बी द राइट आंसर। आई मीन द राइट आंसर और द राइट ऑप्शन विल बी 4th। आई मीन A B C D, D इज द राइट आंसर। ओके, तो एग्जाम में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर आप नन का प्रयोग करेंगे। इन तीनों फ्रेज को याद रखिएगा। it's a piece of extra information, so you should have it in your mind. Okay, so please take care of that. तो ये हुई बात। हिंदी अनुवाद तो वही रहेगा, याद रखिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने चिट्ठी एक पेन से लिखी, ओके, मैंने वह चिट्ठी पेन से लिखी, या मुझे या हमें वह चिट्ठी पेन से लिखनी पड़ी, ओके, हम तो चाह रहे थे पेंसिल से लिखना, या हम चाह रहे थे मान लीजिए किसी और चीज़ से लिखना चाह रहे थे, लेकिन हमें वो चिट्ठी पेन से लिखनी पड़ी और पेन से लिखनी पड़ी, तो वहाँ पर इन पेन एक फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। अगर आपके सर विद आता तो क्या था, विद होता तो आपको ए लगाना पड़ता, विद अ पेन ये यूज़ किया जाता। फिलहाल ऐसा नहीं है। सो राइट आंसर विल बी नन, द फर्स्ट आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ओके, सो नाउ आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। ही ऑलवेज लिव्स इन ब्लैंक वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। वह हमेशा विचारों की दुनिया में रहता है। देखिए, पहला पॉइंट जो दिमाग में आपके उठता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, वो ये होता है कि वर्ल्ड से पहले हम द का प्रयोग करते। बिल्कुल सही है। जब वर्ल्ड का मतलब वास्तविक दुनिया है, वास्तविक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे, सब वर्ल्ड में आता है। जब हमारा मतलब दुनिया से है, जब हमारा मतलब वर्ल्ड से है, दुनिया से, तो हम द का प्रयोग कर, द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। लेकिन जब वर्ल्ड का मीनिंग वास्तविक दुनिया से नहीं है, हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल एक
एक भाव जिसे हम कहते हैं, जैसे किताबों की दुनिया, राइट, जैसे आप कहते हैं संगीत की दुनिया, जैसे आप कहते हैं कल्पना की दुनिया, जैसे आप कहते हैं बच्चों की दुनिया, जब आप इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं वर्ल्ड शब्द का, दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड, दैट्स अ काइंड ऑफ एटमोसफियर। वो एक प्रकार का वातावरण है। उस वातावरण को शो करने के लिए यू डोंट यूज द, यू यूज ए, बिकॉज इट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। ओके, जब आप ये कहते हैं बच्चों की दुनिया, जब आप किताबों की दुनिया, जब आप कहते हैं संगीत की दुनिया, या जब आप कहते हैं खिलाड़ियों की दुनिया, या आप कहते हैं क्रिकेट की दुनिया, जब आप ऐसे बोलते हैं तो वो वर्ल्ड वास्तविक वर्ल्ड नहीं होता है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ ए मेंटेलिटी, इट्स काइंड ऑफ यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ एटमोसफियर इन योर माइंड। ओके, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ परिस्थितियां जिन्हें हम सोच रहे हैं विशेष रूप से। जब हम उस दुनिया की बात करते हैं, इट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। और जब आप रियल वर्ल्ड के अर्थ में वर्ल्ड शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप द का प्रयोग नहीं कर सकते, दैट वुड बी इनकरेक्ट। याद रखें इस पॉइंट को कि जब आप द वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड का मतलब वास्तविक दुनिया नहीं है तो आप द नहीं लगा सकते, और नन यहां पर आंसर नहीं होगा, नन भी गलत है क्योंकि कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा यहां पर। इस अर्थ में वर्ल्ड शब्द काउंटेबल के रूप में काम कर, इस अर्थ में, किस अर्थ में, जब वो हम कहते हैं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, किताबों की दुनिया, बच्चों की दुनिया, खिलाड़ियों की दुनिया, ओके, या हम कहते हैं शब्दों की दुनिया, या हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शब्दों का संसार, आपने सुना होगा। तो ऐसी बातें जब हम बोलते हैं तो वो संसार वास्तविक संसार नहीं होता है, उस संसार में काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। और जब दुनिया एक ही है तो द वर्ल्ड होता है, लेकिन जब आप एक विशेष प्रकार के माहौल की बात करते हैं उस अर्थ में ये रियल वर्ल्ड नहीं है, उस अर्थ में काउंटेबल नाउन है। और जब वर्ल्ड शब्द काउंटेबल हो या होता है तो आप उसमें ए का प्रयोग करते हैं, राइट। एन का तो कोई काम है ही नहीं, आप सब जानते हैं। एन तो तब आता है जब आगे जो शब्द शुरू होने वाला है वो किसी वावल साउंड से शुरू हो रहा हो, स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा, तब आता है। और वर्ल्ड यहाँ पर में जो वह आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन का कोई काम नहीं है। द क्यों नहीं आ सका? द इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये रियल वर्ल्ड नहीं है। अगर रियल वर्ल्ड होता तो बिल्कुल मैं भी कहता आपकी तरह, आपके साथ सोचता इन द वर्ल्ड, मैं द ही लगाता वहाँ पर, क्योंकि मैं वास्तविक दुनिया की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ दुनिया में अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं, या दुनिया में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बीइंग्स और क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। तो इन द वर्ल्ड का मतलब वास्तविक दुनिया। मैंने कहा इस दुनिया में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो रियल वर्ल्ड है, तो मैं द का प्रयोग करता। लेकिन नहीं, यहाँ आगे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, विचारों की दुनिया। वह हमेशा विचारों, वह एक विचारों की दुनिया में रहता है। ही ऑलवेज लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। ओके, एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा कि जब भी आपको इसमें मिलता है तो आप ए का प्रयोग करें। देखो एक बात और बता दूं कि अगर यही चीज़ विशेष हो जाती है तो इसमें भी द लग सकता है, बिल्कुल गलत द नहीं होगा। लेकिन जब आप पहली बार जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा मैंने कहा ये परियों का एक मायावी संसार है, या मैंने कहा यह किताबों का एक जादुई संसार है, यह संगीत का एक जादुई संसार है। ओके, और मैंने कहा एक किताबों की दुनिया, ओके, एक बच्चों की दुनिया, तो उस अर्थ में काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। और इसलिए राइट वहाँ पर होगा ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। तो राइट आंसर विल बी ए यहाँ पर होगा, और वैसे भी ए होगा और वैसे भी ए होगा। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, वह विचारों की एक दुनिया में रहता है। ये विशेष प्रकार की दुनिया है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। और जब भी आप वर्ल्ड शब्द का प्रयोग रियल अर्थ में नहीं करते हैं तो ए ज़्यादा सही है। द कभी कभार सही हो सकता है यहाँ पर भी, लेकिन वो डबल या ट्रिपल या आई मीन टू से कि सेकंड थर्ड रेफरेंस में आना चाहिए। दोबारा तीसरी बार जिक्र करते हैं उस अर्थ में जरूर यहाँ भी द लग सकता है, लेकिन जब पहली बार जिक्र करते हैं तो आपको पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपने कहा विचारों की दुनिया में रहता है, वहाँ ए का प्रयोग। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, इसका मतलब विशेष प्रकार का एक माहौल, एक आप कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनको हम सोच रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ मछलियों की दुनिया या मैंने समुद्री जीवों की दुनिया तो क्या कहूँगा? तो नॉर्मली वहाँ पर ए वर्ल्ड ऑफ
और यहाँ पर कह दिया फॉर एग्जाम्पल सी क्रीचर्स। सी क्रीचर्स क्या होते हैं? समुद्री जीव जंतुओं को सी क्रीचर्स कहा जाता है। तो पहली बार जिक्र करते हैं तो ए ही प्रयोग होना चाहिए, उस अर्थ में मैंने ए का प्रयोग किया है। यहाँ भी द लग सकता था, लेकिन जब सेकंड थर्ड टाइम आप यूज़ करते हैं तो आपको द ज़्यादा शोभा देता है और ये रियल वर्ल्ड नहीं है। सो राइट आंसर, बेस्ट आंसर विल बी ए। ही ऑलवेज लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, वह विचारों की दुनिया में रहता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। ओके, तो एन तो वैसे भी नहीं आ सकता, नन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो नन का मतलब कुछ तो आना ही चाहिए, तो नन तो आंसर नहीं होगा। और एक यहाँ पर दिया गया एन, एन का कोई काम नहीं। ओके, द कब लगा सकते? जब हम वास्तविक दुनिया की बात करते हैं, आपके दुनिया ऐसे ही चलती है, आपके दुनिया में ऐसा ही होता है, आप कहते हैं हम सब दुनिया में ही रहते हैं, हवा में नहीं रहते, तो वहाँ पर जो दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, वहाँ पर द का प्रयोग करें। तो इस सेकंड क्वेश्चन में द राइट आंसर विल बी ए। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। Okay, this is the second question. Now I go to the third question. आपके दिमाग में देखते रहिए, ध्यान समझते रहिएगा, आपको लगे हम बाद में और चीज़ डिस्कशन कर लेंगे। Now I come to the third question, and the third question is also related to articles. And when I talk about articles, I mean to say that we should know how to use them in a particular sentence. You can be asked, various types of questions. In terms of articles, and you have to be very kind of conscious or cautious when you attempt such questions. तो जब ऐसे questions करें तो थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। मेरा ऐसा मानना है, as far as grammar is concerned, I think that you find the answer to the question in the question itself. आपको जो आंसर मिलता है वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। ओके, यू जस्ट नीड टू हैव अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप सचेत हैं, आपने पहले जो रूल्स आपको बताए गए हैं, आपने किताबों से पढ़े हैं या किसी क्लास में पढ़े हैं, वही जो रूल्स हैं, वही जो बातें हैं, अगर आपने रियली केयरफुली पढ़ी है, आई थिंक यू कैन हैव अ गुड आइडिया हाउ आर्टिकल शुड बी यूज्ड, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू एंड टेल यू। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कहाँ पर आंसर क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है। अब लेते हैं नंबर 3 क्वेश्चन, ए वेरी जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन माना जाता है जो प्राय रिपीट होता रहता है। This is one of the question, okay? One of the questions that I'm dealing in the third section or the third question. तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Man, you find the blank in the beginning. शुरुआत में आपको खालिस्तान मिला हुआ है। Man is the most intelligent creature on earth. Okay? एक बात और बता, छोटा सा पॉइंट दिमाग में आपको उठ रहा होगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, एक बात, ऑन अर्थ भी सही है और ऑन दी अर्थ भी सही है। कभी कभी ये जो अर्थ शब्द है, कई बार ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई है, ऑन अर्थ भी ठीक है, ऑन द अर्थ भी ठीक है, यहाँ आइदर इज करेक्ट। एक बात। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है, आप देख रहे हैं, समझ भी रहे होंगे आई होप, कि इसका मतलब ये कहना चाहिए धरती पर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। और एक बेसिक जो पॉइंट आता आर्टिकल्स में भी आता है कि जब भी आप मैन शब्द का प्रयोग करते हैं, एक्सक्यूज मी, जब आप मैन शब्द का प्रयोग करते हैं और आप उसे ले रहे हैं एक वाइडर मीनिंग में ले रहे हैं, आई शुड से द वाइडेस्ट मीनिंग में अगर आप उसको ले रहे हैं, सबसे विस्तृत रूप में अगर आप उसको ले रहे हैं, तो वो सारी मानवता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन पूरे मैनकाइंड को, या पूरे एक तरह से आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी को शो कर रहा है, जिसमें सभी मनुष्य शामिल हैं, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ओके, सभी उसमें शामिल हो जाते। जब MAN शब्द वो जेनेरिक सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, मोस्ट जेनेरिक सेंस में आ रहा है, आई मीन टू से दैट इट इज ऑल इंक्लूसिव, कि जो MAN शब्द केवल पुरुष को नहीं दिखा रहा है, ओके, ये महिला, बच्चों और बूढ़ों सबको दिखा रहा है, ये केवल पुरुष को नहीं दिखा रहा है। इसीलिए ये जो मैन शब्द आ रहा है, इट दिस स्टैंड्स फॉर द होल मैनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मनुष्य जाति, उन सबको दिखा रहा है। इस मैन का मतलब है स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी। इस अर्थ में जब भी मैन शब्द आता है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा किताबों से या किसी भी क्लास में, तो आपको याद होगा कि इसमें देयर शुड बी नो आर्टिकल।
अगर किसी एक पुरुष की बात करता है MAN, तो आप आर्टिकल्स डिटर्मिनर जरूर लगाते हैं, और वहां अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जब MAN शब्द पूरी मनुष्य जाति को दिखाता है, इट इज यूज्ड विद जीरो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल प्रयोग आप नहीं करते हैं। इसलिए अगर पहले आंसर की बात कर लेते हैं तो पहले आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा नन, मतलब आप यहां पर कुछ नहीं लगा सकते, जीरो आर्टिकल। इसका रीजन क्या बताया? इसका रीजन ये है कि मैन शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी मनुष्य जाति को। ओके, तो आंसर होगा नन, द नहीं आएगा, नो, ए नहीं आएगा, नो, एन नहीं, राइट आंसर होगा नन। नन का मतलब नन ऑफ द थ्री, इन तीनों में से, नन का मतलब है नन ऑफ द थ्री, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग ना करें आप, ये नन का मतलब है। इसका मतलब है ये जो सिचुएशन बन रही है ये जीरो आर्टिकल की सिचुएशन बन रही है। ओके, ग्रामर की भाषा में इसको जीरो आर्टिकल कहते हैं, और क्योंकि पूरी मैनकाइंड, पूरी मानव जाति को दिखा रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी को दिखा रहा है, इसलिए देयर शुड बी नो आर्टिकल। हाँ, अगर ये आप ये कहते, ध्यान से देखिएगा, द मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट of all the people in this room। अब देखिए बन गया है in this room, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से ये आदमी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अब देखिए द क्यों आ गया है, हम किसी एक पुरुष की बात करें, विशेष अर्थ में आ गया। आपके सर कैसे पता चल रहा है? ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है, द मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द पीपल इन दिस रूम। इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों में से, इस ऑफ का मतलब में से, वह आदमी सबसे अधिक बुद्धिमान है। द मैन का मतलब यहां पर है दैट मैन, ध्यान रखिएगा, नॉट बैटमैन, नॉट बैटमैन, दैट इज दैट मैन। तो यह द मैन का मतलब क्या है? द मैन का मतलब है दैट मैन, दैट मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द पीपल इन दिस रूम। तो यहां पर द मैन का मतलब दैट मैन, यहां द जरूर आएगा, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, यह द जरूर आना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी बातें इसको खास बना रही है। और खास बनाने की वजह, कारण क्या है? एक तो आपने रूम की बात, इस रूम में जितने लोग हैं और उन सभी लोगों में से, इस रूम में जो लोग, उन लोगों में से, सभी लोगों में से वह आदमी सबसे बुद्धिमान है। लेकिन ये सारे मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है। यू नो, दिस वर्ड मैन refers to a particular person, and when man refers to a particular person, you have to use a determiner or an article। okay? इसलिए इस मैन में और इस मैन में अंतर है, याद रखिएगा। इसका मतलब तो ऐसा आ रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसका जो मीनिंग आ रहा है वो मीनिंग आ रहा है ऑल, एक्सक्यूज मी, इसका मीनिंग जो आ रहा है वो ये आ रहा है ऑल ह्यूमंस और ऑल ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब ये आ रहा है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मनुष्य। जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑल ह्यूमन बींग, सारे मनुष्य, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी हैं। और जब मैन शब्द सभी को दिखाए तो इसका अर्थ होता है जीरो आर्टिकल। तो यहां पर मैनकाइंड को शो कर रहा है, जीरो आर्टिकल आएगा। राइट आंसर विल बी द फोर्थ वन। चौथा जो ऑप्शन है, दिस शुड बी द राइट आंसर, और आई शुड से दिस मस्ट बी, नॉट शुड बी, यही सही राइट आंसर है, तो इसी को आप चूज करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, और ये जीरो आर्टिकल सिचुएशन कहलाती है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऐसा क्यों हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई है अर्थ को लेकर, और इसमें रीज़न ये है, आपको बताया गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह था तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैन शब्द का प्रयोग किया गया। एक छोटी सी बात और बता दूं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, एक चीज़ ये भी हो जाती है कभी कभी कि जब आप बात करते हैं, कई बार वुमन को भी इसी अर्थ में ले लिया जाता है। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसा भी आ जाता है, देखिएगा ध्यान से, जब इसी को, वुमन को भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, वुमन शब्द को भी ऐसे प्रयोग कर लिया जाता है जैसे मैन को किया गया। राइट, देखिएगा ध्यान से, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दें कि वुमन हैज बिन ए पार्टनर ऑफ मैन सिंस क्रिएशन, तो यहां वुमन शब्द से पहले भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वुमन जो है पूरे वुमन काइंड को दिखा रहा है,
सभी महिला वर्ग को दिखा रहा, पूरी महिला जाति को दिखा रहा है। यहाँ पर भी आपको जीरो आर्टिकल ही प्रयोग करना है। ओके, तो केवल मैन नहीं है, यहाँ पर मैन पर्टिकुलर पुरुष के लिए प्रयोग हो गया है, लेकिन सभी पुरुषों की बात कर रहा है दोनों ही अर्थ में। चाहे ये मैन शब्द पूरी मनुष्य जाति की बात करे, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान, और चाहे वुमन शब्द पूरी स्त्री जाति की बात करे, दोनों में ही जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना। यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल, कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एक प्रकार से किस सेंस में लिया है? जेनेरिक सेंस में। जेनेरिक का मतलब हो गया वेरी वेरी कॉमन, बहुत ही सामान्य अर्थ में उसको लिया गया है। इन दैट वे वी कॉल इट अ जेनेरिक वर्ड। तो मैन इज अ जेनेरिक वर्ड। ओके, तो नंबर 3 में राइट आंसर होगा नन। सो नाउ आई गो टू द फोर्थ वन। ओके, लेट्स गो। सो हियर वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, आप चेक कीजिएगा, ऑल ब्लैंक पुअर पीपल शुड बी गिवन फ्री फूड एवरी डे। एवरी डे यहाँ पर 2 शब्द हैं, अलग अलग है, ध्यान दीजिए। कई बार लोग गलती से इसे एक शब्द के रूप में लिख देते हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। जब भी आप एवरीडे का मतलब प्रतिदिन लिखते हैं तो 2 अलग अलग शब्द है, एक शब्द नहीं होगा। गलती से हम लोग ऐसा कर जाते हैं, हिंदी की वजह से भ्रांति हो जाती है कि प्रतिदिन शब्द को लोग हिंदी में मिलाकर लिखते हैं तो इंग्लिश में मिलाकर लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स इनकरेक्ट। ओके, इंग्लिश में कहीं ऐसा नहीं दिया गया है कि एवरीडे को प्रतिदिन के अर्थ में मिलाकर लिखा जाए। देयर शुड बी 2 वर्ड्स, 2 अलग अलग शब्द होने चाहिए। एवरी डे जैसे एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, उसी प्रकार से एवरी डे। पहली बात, एवरीडे मिलाकर लिखा जाए तो उसका अर्थ साधारण मिलाकर लिखा जाता है, लेकिन वो इस अर्थ में नहीं है, उसका अर्थ होता है रोज का या साधारण। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीडे चोर्स। एवरीडे चोर्स का मतलब क्या होता है? रोजमर्रा के कार्यों को हम एवरीडे चोर्स कहते हैं, CHORES। चोर्स होते हैं रोजमर्रा के साधारण कार्य, लेकिन ये उस अर्थ में नहीं आया, ये आया प्रतिदिन वाले अर्थ में। और जब भी एवरीडे शब्द का प्रयोग करते हैं प्रतिदिन के अर्थ में, तो याद रखिएगा 2 अलग अलग शब्द होने चाहिए, एक शब्द नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है ऑल ब्लैंक पुअर पीपल शुड बी गिवन फ्री फूड एवरी डे। लिखा है कि सभी गरीब लोगों को दिया जाना चाहिए मुफ्त भोजन प्रतिदिन। हालांकि मैं मुफ्त के खिलाफ हूँ, मुझे लगता नहीं, मुफ्त देना सही नहीं है, मुफ्त हमें ख़राब करता है। ओके, बेसिकली तो वो तो चलिए मेरे निजी विचार है। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल ब्लैंक पुअर पीपल शुड बी गिवन फ्री फूड एवरी डे। यहाँ पर पहले राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर होगा द, जो आप में से काफ़ी लोग सोच के बैठे होंगे, बिल्कुल सही है। ऑल द पुअर पीपल, इसके रीज़न बता देता हूँ, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन, उसकी बात करता हूँ। और ए नहीं आएगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि पहले ऑल आ चुका है। पहली बात, ऑल आ गया तो ए का तो कोई काम वैसे भी नहीं है, एन का भी कोई काम नहीं, ऑल आ चुका है, क्योंकि ऑल का मतलब है सारे या सभी, और आगे संख्या बताने वाला शब्द है पीपल, तो ए एन का तो कोई काम है ही नहीं, आप खुद देख सकते हैं। ए भी गलत है, एन भी गलत है। अब आप कैसे नन क्यों नहीं आ सकता? एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ऑल जब यूज किया जाता है डिटर्मिनर के रूप में, तो इसका छोटा सा एक रूल है कि प्राय ऑल के बाद द का प्रयोग किया जाना चाहिए, और आगे प्लस आ जाती है कोई ना कोई नाउन, तो उस नाउन से पहले आप द का प्रयोग करें। ये एक बेसिक रूल होता है डिटर्मिनर की बात करते हैं। ऑल यहाँ पर डिटर्मिनर है, टॉपिक चल रहा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स वैसे तो पार्ट डिटर्मिनर्स के ही माने जाते हैं। फिलहाल जब ऑल आ जाता है सबसे पहले, यानी कि नाउन से पहले आए, तो जब कुछ भी नहीं आए तो कम से कम द तो आपको लगाया जाना चाहिए। एक बेसिक रूल ये कहता है कि ऑल के बाद अक्सर द आता ही है नाउन से पहले, और नाउन क्या अपने पास बताइए? पीपल, प्लस एक चीज हमें और दिख रही है, पुअर। पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका अर्थ है सारे गरीब लोगों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, भूखे तो ना सो कम से कम। हाँ, ये जरूरी है कि कोई भूखा ना सोए, दैट्स गुड। ओके, बट वो आदत नहीं बननी चाहिए फ्री वाली, वो आदमी को बेकार बना देती है, काम चोर बना देती है, दैट्स बैड। हाँ, उन्हें कुछ दिनों तक दिया जा सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पर देखिएगा ऑल द नाउन, तो एक बेसिक रूल याद रखिएगा, जब भी ऑल का प्रयोग करें और आगे नाउन दिया गया हो तो नॉर्मली आपको यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। यदि कुछ और नहीं दिया गया है तो द तो आना चाहिए। ऐसा कुछ एक शब्दों के साथ और होता है, जैसे बोथ के साथ भी ऐसा होता है।
बोथ के बाद भी अगर कुछ नहीं आए तो जैसे आ गया बोथ द बॉयज, दोनों ही लड़के, तो कुछ नहीं आए तो द तो लगाना ही चाहिए आपको। उसी रूल को फॉलो करते हुए कि ऑल के बाद कुछ नहीं आए तो द आर्टिकल तो आना चाहिए, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए राइट आंसर होगा द। ये स्ट्रक्चर की बात है, इस स्ट्रक्चर की बात है। अगर डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं या थोड़ा बहुत भी अगर सेंस हमारे दिमाग डिटर्मिनेंट्स को लेकर है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली हम स्पॉट कर सकते हैं वेयर द सेंटेंस लैक्स, कि क्वेश्चन में कहाँ कमी रह गई है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो नन तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर सही है, राइट। जो राइट या बेस्ट ऑप्शन होगा वो द होगा, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ऑल के बाद, बोथ के बाद जब भी आगे नाउन आती है, जैसे बॉयज़ आ गया है या पीपल आ गया है, तो कम से कम आर्टिकल द तो आना ही चाहिए। एंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट द राइट आंसर विल बी द। तो यहाँ पर मैं भरूंगा, मान लीजिए द, हालांकि आपको एग्जामिनेशन में फिल इन नहीं करना है, एग्जामिनेशन में आपको राइट आंसर को क्लिक करके और सेव करना होता है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, यूपीएससी के हो, राइट। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं मोस्टली। सो राइट आंसर इज द आंसर, ओके। तो ऑल की वजह से द लगा यहाँ पर, बोथ होता तो भी ऐसा ही होता। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ क्वेश्चन इज हैज बीन डन, ओके। नेक्स्ट, नाउ आई कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्कर इज ही? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन रियली। गुड क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उलझाने वाला हो सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें एक ऑप्शन है ए, दूसरा एन, तीसरा दर, चौथा नन। नन का मतलब है नन ऑफ द 3, ओके। अब देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ ब्लैंक वर्कर इज ही। इसका मतलब है किस प्रकार का कर्मचारी है, किस प्रकार का कार्य करता है या काम करने वाला व्यक्ति है। व्हाट टाइप ऑफ ब्लैंक वर्कर इज ही। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ, कभी कभी व्हाट टाइप के स्थान पे आ जाता है व्हाट सॉर्ट, SORT, व्हाट सॉर्ट ऑफ, और कभी कभी आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ। इन तीनों का शब्दों का अर्थ जो है टाइप, सॉर्ट, काइंड, तीनों का जो मतलब है वो है प्रकार या किस्म, और उसके बाद नाउन मिलती है। यहां नाउन क्या मिला हुआ है, वर्कर। तो जब भी व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ के बाद नाउन दी जाती है, और वो चाहे सिंगुलर नाउन दी गई और बेसिकली सिंगुलर ही मिलेगी आपको। अगर वो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो एक बात ये उठती है कि वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने इसको गुड क्वेश्चन कहा था, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो यहां पर जब भी आपको ऐसे मिले व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, तो आप कोई भी आर्टिकल डिटरमिनेंट ना लगाएं। रही बात आंसर सही कौन सा होगा, आंसर होगा नन, यानी तीनों में से कोई सा भी सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ 5वें क्वेश्चन में भी 0 आर्टिकल का पॉइंट आएगा, यानी आपको कोई आर्टिकल डिटरमिनेंट प्रयोग नहीं करना है जहां तक 5वें क्वेश्चन की बात है वहां पर, ओके। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे करें। हिंदी में हम लोग ऐसा ही करते हैं। आप कई बार हिंदी में कहते हैं यार वो किस प्रकार का खिलाड़ी है, आप ये तो नहीं कहते कभी भी हिंदी में वह किस प्रकार का एक खिलाड़ी है, यू नेवर से दैट, ओके। आई एम जस्ट कंपेयरिंग द 2 लैंग्वेजेस। I'm not asking you to translate the questions. I'm not asking you to translate the sentence. I'm asking you to compare these 2 languages. जहाँ तक बात है थोड़ा आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए। बाकी मेरा उद्देश्य ट्रांसलेशन कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है ग्रामर को के जो रूल्स हैं, चाहे इंग्लिश को चाहे हिंदी को, उनको उसी भाषा में सीखने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सी गलतियाँ हमसे इसलिए भी हो जाती है कि हम उन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं, ओके, गड़बड़ हो जाता है। तो मदर टंग कई बार जो मातृभाषा हमारी वो गलती भी करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप सेफ हैं। अगर आप अनुवाद करते हैं तो आप हिंदी में भी कभी नहीं कहते हैं कि तुम किस प्रकार के एक आदमी हो, आप कहते तुम किस प्रकार के आदमी हो, या आप कहते हैं वह किस प्रकार का खिलाड़ी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो वहाँ पर आप कभी भी एक व्यक्ति नहीं बोलते हैं। उसी बात को फॉलो करते हुए इंग्लिश में भी ऐसा ही है। जब भी आप व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, कंफ्यूज मत होइएगा। काइंड, टाइप और सॉर्ट तीनों का हिंदी अर्थ क्या है, प्रकार या किस्म।
आप कहते हो किस प्रकार का व्यक्ति है, वह किस किस्म का व्यक्ति है, तो वहां पर देयर शुड बी नो आर्टिकल, तो राइट आंसर विल बी नन। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपसे मैं कहता हूं तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ए बुक, ध्यान दीजिएगा, डू यू और नीड, तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, तो मैंने गलती क्या कर दी, देखिए ध्यान से, मैंने व्हाट काइंड ऑफ भी लगा दिया और बुक जो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उससे पहले ए का प्रयोग कर दिया। इस एग्जाम में गलत माना जाएगा। जब भी व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ आए तो आगे बेशक नाउन आपको काउंटेबल सिंगुलर के रूप में मिल जाए, फिर भी आपको कोई आर्टिकल डिटरमिनर नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ पर 0 आर्टिकल होगा, यानी आंसर हमारा होगा नन। सिर्फ इन 3 शब्दों का ध्यान रखिएगा, सॉर्ट, टाइप, काइंड, तीनों का अर्थ है प्रकार। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, WH क्वेश्चन है जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में अब मैंने थोड़ा टाइप चेंज किया है, देखिएगा यहाँ पर आपको टाइप बदल दिया गया है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे थे वो थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, अब आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो करने हैं रिप्लेसमेंट वाले। मैंने लिखा है रिप्लेस द बोल्ड पार्ट इन द बेटर विद द बेटर ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे जो सही ऑप्शन दिया गया उससे रिप्लेस करें उस पार्ट को जो बोल्ड के रूप में दे रखा है। बोल्ड का मतलब है कैपिटल्स की बात भी आप कर सकते हैं, बोल्ड का मतलब है कैप्स भी कह सकते हैं या इन कैप्स कह सकते हैं। इन कैप्स का मतलब है जिसको कैपिटल्स में दिया गया है, कैपिटल्स ही बोलना है, कैपिटल नहीं कहना, याद रखिएगा। इन कैपिटल्स, इसको हमेशा एस के साथ लिखना चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर कि छठे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है। अब की बार जो क्वेश्चन आया रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। हमें जो कैपिटलाइज्ड है, जो कैपिटल्स में है, उसको चेंज करना है, उसके स्थान पर इन चारों में से एक राइट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला द बेटर, दूसरा सम बेटर, तीसरा द बेस्ट, चौथा ए गुड। वाक्य पढ़ते हैं, ही इज ए बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। वह उन दोनों खिलाड़ियों में से, कहां पर लिखा है में से, इस ऑफ का मतलब है में से, उन दोनों खिलाड़ियों में से वह अधिक अच्छा है। जब भी 2 की तुलना करती है आप सुपरलेटिव प्रयोग नहीं कर सकते, एक बेसिक रूल है। I hope you people might have been in the know. I mean to say that you people might have been taught or you might have learned that when you compare 2 things, you don't use superlative degree. Superlative degree is required when you have more than 3 or more than 3 items to be compared. 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करनी हो तभी आप प्रयोग कर सकते हैं सुपरलेटिव का। इसलिए यहाँ पर हम कितने खिलाड़ियों की तुलना कर रहे हैं, हम 2 खिलाड़ियों की तुलना कर रहे हैं। 2 खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा है, तो 2 की बात करें, कभी सुपरलेटिव नहीं आ सकता। एक बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। ए गुड का कोई कारण नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। ए गुड का कारण इसलिए नहीं है कि आगे नाउन कहाँ पर है, नाउन तो है ही नहीं, वो तो प्लेयर्स तो 2 के लिए आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर नाउन कहाँ है जो ए किसके लिए लगा रहे हैं हम, ए का कोई काम ही नहीं, क्योंकि आगे नाउन कहाँ है, ए किसके लिए आ रहा है। ए तो तब आएगा, आर्टिकल्स तो तब आते जब नाउन आती है, यहाँ पर तो नाउन है नहीं, यहाँ तक देख लीजिएगा, तो इसलिए ए गुड भी गलत हो गया। अब बात करते हैं, ही इज सम बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। नो, ऐसा कोई फ्रेज नहीं बनता अंग्रेजी में, सम बेटर, ओके, नहीं दिया गया है ऐसा कि आप कहें सम बेटर। फिर एक बात और है, अगर सम बेटर आप कह भी रहे हैं तो आगे नाउन कहाँ है, क्या है, सम, ओके। तो सम बेटर भी कोई फ्रेज नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ये भी सही नहीं है। और ये बचा है द बेटर, बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए क्यों होगा, क्योंकि जब भी 2 की तुलना करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 2 की तुलना करें, 2 में से एक को ज़्यादा अच्छा बताना है, तो एक स्ट्रक्चर काम आता है कि वहां पर जब भी 2 में से एक को ज़्यादा अच्छा बताना है तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग करें जब भी आपको 2 में से एक को ज़्यादा अच्छा बताना हो। तो यहां पर आएगा राइट आंसर द बेटर। ही इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स, ये बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव तो आ नहीं सकता, 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में राइट आंसर ए होगा, ही इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। जैसे एक वाक्य और देखिएगा इसी प्रकार से, ये देखिएगा, यू आर द टॉलर ऑफ, ठीक है,
और यहाँ पर लिखा यू आर द टॉलर ऑफ you2। you2 का मतलब तुम दोनों में से तुम ज़्यादा ऊंचे हो कद में। द टॉलर क्यों आया है, मैं कह रहा हूं तुम दोनों में से। you2 का मतलब तुम दोनों में से कहाँ लिखा है, ऑफ। तुम दोनों में से तुम ज़्यादा लंबे, इसका मतलब सामने कितने लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, उन दोनों से आप कह रहे हो, फिर दोनों की तुलना कर रहे हैं, 2 लोग सामने खड़े हैं, मैंने कहा तुम दोनों में से एक से कह रहा हूं तुम ज़्यादा ऊंचे हो, तुम ज़्यादा लंबे हो। तो यहाँ पर यू आर द टॉलर ऑफ you2 का मतलब तुम दोनों में से तुम एक व्यक्ति से कह रहा हूं तुम ज़्यादा लंबे हो। ओके, ये हो गया। एक वाक्य और ले सकते हैं ऐसा ही, देखिएगा। अगर ये कहा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर से एक और, ही इज द और फास्टर ऑफ द और टू और रनर्स, लिखा उन दोनों धावकों में से, रनर में से वह ज्यादा तेज है। ही इज द फास्टर, और कितने रनर्स अपने पास, 2 हैं। ही इज द फास्टर ऑफ द 2 रनर्स, वह 2 धावकों में से, उन दोनों धावकों में से ज्यादा तेज है, ज्यादा फास्ट है, तो वहां पर द फास्टर आएगा। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। तो हमारा आंसर यहां पर द ए बैटर को रिप्लेस किससे करेंगे, द बैटर से करेंगे। राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। ओके, तो ही इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। रूल आपको मैंने बता दिया है, जब भी 2 में से ज्यादा अच्छा किसी को बताना है, ज्यादा बुरा किसी को बताना है, तो आपको वहां पर द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग करना है, द प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग करना है। बिल्कुल सही है, ही इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स। एक बात और बता दूं, अगर मैं यहां पर 2 का 3 कर देता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 के स्थान पे 3 कर देता तो राइट आंसर होता सी, क्योंकि मैंने अभी कहा से कि 2 में सुपरलेटिव नहीं होता है, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा में सुपरलेटिव ही होता है, फिर कंपैरेटिव गलत हो जाता। ही इज द बेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर्स, उन 3 खिलाड़ियों में से वह सबसे बढ़िया है, फिर राइट आंसर होता द बेस्ट। लेकिन अभी 3 की बात नहीं कर रहा, मैं 2 की ही बात कर रहा हूं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, द बेटर। 3 होते तो द बेस्ट होता। ओके, याद रखिएगा। फिलहाल राइट आंसर द ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा फिर से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। शी हैज बीन एक्सेप्टेड एज द बेटर ऑफ ऑल राइटर्स। एक गलती और कर गया यहां पर मैं। अगर मैंने इस क्वेश्चन को मानता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर लिखी है, तो आप खुद देखिएगा, जो अभी बात मैंने आपको कही थी उसी की बात कर रहा हूं। सभी लेखकों में से, ध्यान दीजिएगा, सभी लेखकों में से ये आ गए ऑल राइटर्स। एक बात और बता दूं, यहां पर ये कॉमनली यूज किया जा रहा है, आप द लगाएं तो थोड़ा और ठीक हो सकता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन बात की थी। लेकिन एक बात तो दिख रही है कि यहां पर द बेटर की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा था द प्लस कंपैरेटिव कब यूज करते हैं, जब हम 2 की बात करें, लेकिन क्या हम यहां 2 की बात करें, नहीं। सभी लेखकों में से, इस ऑफ का मतलब क्या है, में से, सभी लेखकों में से उसे सबसे अच्छा राइटर स्वीकार कर लिया गया। किसी महिला की बात करें, शी, तो शी हैज बीन एक्सेप्टेड एज द बेटर ऑफ ऑल राइटर्स। गलत, अगर 2 ही राइटर्स होते यहां पर तो हम द बेटर का प्रयोग करते, लेकिन राइटर्स ऑल, सभी की बात करें, सभी राइटर्स में से सबसे बढ़िया, द बेस्ट। 3 या 3 से ज्यादा होता है, ऑल में आप सब जानते हैं, ऑल कभी भी 2 के लिए नहीं आता है। ऑल का मतलब ही होता है मोर देन 2, याद रखिएगा, ऑल बराबर मोर देन 2। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग 2 से ज्यादा की बात करते तभी ऑल आएगा, ऑल 2 के लिए नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली 2 तो नहीं है यहां पर, क्योंकि ऑल की बात कर रहा हूं। 3 या 3 से ज्यादा ही हो सकते हैं। तो सभी राइटर्स में से वह या उसे स्वीकार कर लिया गया है सबसे अच्छी राइटर के रूप में। राइट आंसर क्या होगा, द बेस्ट। ए बेटर कोई तुक नहीं है, द गुड का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सब में से बता रहे हैं सबसे अच्छा सबसे बुरा, सभी में से, तो द गुड तो पॉजिटिव है। ए बेस्ट बेतुका है, नॉट इज द राइट आंसर, ये सही नहीं है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा आपका वो ए ऑप्शन होगा। शी हैज बीन एक्सेप्टेड एज द बेस्ट ऑफ ऑल द राइटर्स। ऑल की वजह से सुपरलेटिव आपको चूज करना पड़ा। और एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली, यू ऑल आर
थिंकिंग वेल, सही सोच रहे हैं आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपको जो बोल्ड करके लिखा गया है, ओके, वो आपको रिप्लेस करना है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर मैंने गलती करी है, या क्वेश्चन का जो राइट हम बात कर रहे हैं आंसर की। तो इसमें पहले देखते हैं क्या ऐसा जो आपको अटपटा दिख रहा है। शुरुआत में देखिएगा, ए को मैंने बड़ा लिखा है, वैसे बोल्ड मान लीजिए, शुरुआत में आ रहा तब भी बड़ा आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ए ताज होटल इज सिचुएटेड नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। वैसे कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं, जो प्रसिद्ध इमारतें, पब्लिक प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, उनसे पहले हम द लगाते हैं, बिल्कुल सही है, कॉमन सी बात है। तो साधारणतः मैंने आपको बताया गेट ऑफ इंडिया मुंबई में सब लोग जानते हैं, उसके पास में ताज होटल है, आप सभी जानते, नहीं जानते तो आप जान लीजिएगा। और ताज होटल सभी लोग जानते, फेमस है, मुंबई में है। और एक बात और है कि वो ये वही ताज होटल है जिस पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, याद होगा सभी लोगों को, राइट, सुना होगा, अगर याद नहीं होगा तो आई मीन टू से। तो यहां पर देखते हैं ए ताज होटल, नो, होटल्स के नाम से पहले होटल पब्लिक प्लेस में आते हैं, होटल, क्लब्स, ओके, थिएटर, इनसे इनके नाम से पहले द लगता है। तो यहां पर ए ताज होटल लिखा है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलत है। ए के स्थान पे क्या आएगा, द आएगा। राइट आंसर विल बी द ताज होटल इज सिचुएटेड नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जगह होती है ये कहीं न कहीं पर फिक्स्ड होती है। जब फिक्स्ड है तो वो निश्चित हो गई है, निश्चित होने के कारण से उनसे पहले द लगता है, इसलिए ताज होटल से पहले द का प्रयोग होगा। ये कॉमन सा पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें राइट आंसर होगा द। तो ए को रिप्लेस कर देंगे हम द से, द ताज होटल इज सिचुएटेड नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 8th में राइट आंसर द होगा। ओके, कॉमन सा पॉइंट है, वैसे ध्यान रख लीजिएगा कि होटल्स के नाम से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं, और होटल्स नेम, होटल का नाम कोई भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए द रिट्स एक होटल का नाम है, द रिट्स वर्ल्ड फेमस है। द हिल्टन भी एक श्रृंखला है होटल्स की, द हिल्टन, द रिट्स, तो द लगता है। ऐसे ताज होटल फेमस है दुनिया भर में, और भी जगह इनके ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग करें, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस भी कह सकते हैं, चाहे तो आप सीधा ले लीजिएगा, होटल्स के नाम से पहले द लगता है। तो राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, बाकी सब गलत है। दैट द एन तो आ नहीं सकता, वैसे भी गलत है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो होगा बी, द ताज होटल सिचुएटेड नियर द गेट ऑफ इंडिया। दिस इज द 8th क्वेश्चन। नाउ आई कम टू द 9th क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, दोज आर फ्यू पीपल हु नेवर फेल बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी। लिखा है वो जो सामने लोग हैं वे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे कुछ लोग हैं जो कभी असफल नहीं होते हैं। किस कारण से असफल नहीं होते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी के कारण। कंसिस्टेंसी क्या होती है, निरंतरता। अपनी दृढ़ता, निरंतरता के कारण जो फेल नहीं होते हैं वे लोग वही हैं। दोज आर फ्यू पीपल, मुझे फ्यू को रिप्लेस करना है, चेक कीजिए क्या आना चाहिए राइट आंसर। दोज आर द फ्यू पीपल who never fail because of their consistency. Those are a few people who never fail because of their consistency, and those are few people, नहीं few तो जच नहीं रहा है, few का मतलब है संख्या में न के बराबर, और वाक्य के अर्थ में सेट नहीं हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें सेट नहीं हो रहा है। Those are a few people, those का मतलब वो लोग सामने खड़े हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं दिस इज माई ब्रदर, दोज आर माई फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा ही वाक्य है। दोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में काम कर रहा है, संकेत करने वाले शब्द के रूप में काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, जो इशारा करता है सामने की तरफ। मैंने कहा दोज आर, वे हैं कुछ लोग जो कभी असफल नहीं होते अपनी दृढ़ता के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर, मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ तो ए होगा। मुझे यहाँ पर करना चाहिए फ्यू के स्थान पे करना चाहिए था ए फ्यू। मेरा मतलब है छोटा सा हमने यहाँ पर करना चाहिए था कि आर्टिकल कौन सा यूज़ करें। अगर इसकी बात करें या रिप्लेस करना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं। ए फ्यू की बात करें, द फ्यू की बात करें, एन फ्यू तो कभी होगा ही नहीं है, नन का भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अ फ्यू।
दोज आर अ फ्यू पीपल, वे लोग, वो कुछ लोग हैं जो कभी असफल नहीं होते हैं अपनी दृढ़ता के कारण। तो मैं यहां पर लेना चाहूंगा अ फ्यू, जो कि राइट आंसर होगा, नॉट फ्यू, क्योंकि मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। आपके सिर्फ पॉजिटिव कहां लिखा है? जो कभी फेल नहीं होते हैं अपनी दृढ़ता के कारण, तो पॉजिटिव बात कर रहा हूं। पॉजिटिव बात में प्राय हम फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहां पर पॉजिटिव में बात करते हैं तो अ फ्यू आता है। तो यहां पर आएगा दोज आर अ फ्यू पीपल हु नेवर फेल बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका अ फ्यू। सो वी शुड चूज द फर्स्ट ऑप्शन, नॉट द सेकंड वन। नाउ आई कम टू द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें भी आपको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस किसे करना है? जिससे मैंने कैपिटलाइज्ड किया है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटलाइज्ड किसको किया है? ए फ्यू को कर रखा। इसको रिप्लेस करना है आपको। अभी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। वाक्य पढ़िएगा। ही सेड दैट ही विल लूज अ फ्यू फ्रेंड्स दैट ही मेड विद हिज गुड बिहेवियर। उसने कहा कि वह खो देगा, राइट। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये हल्का सा मिसप्रिंट आप कह सकते हो गया, मिस टाइप हुआ है। वुड इज द राइट आंसर। बिल्कुल गलत तो नहीं कहूंगा कि विल बिल्कुल गलत है। अगर विल कब सही हो सकता है? यहां पर विल तब सही हो सकता है जब उसने अभी तक नहीं खोए हैं अपने अच्छे दोस्त जो उसने अपने व्यवहार से बनाए हैं। तो विल भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी। ओके, कोई ग्रामर बुक ऐसा नहीं कहती है कि विल यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर वो सिचुएशन अभी भी बरकरार है तो आप विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कॉमन वे में हम बात करें तो वुड को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि पहली क्रिया पास्ट में है तो अगली क्रिया पास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि दैट लगा हुआ है। हालांकि विल बिल्कुल गलत नहीं है, विल भी सही हो सकता है, लेकिन सिचुएशन अभी तक वही है, चेंज नहीं हुई है, तो विल भी आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने वुड को कर लिया। वाक्य पढ़िएगा। उसने कहा कि वह खो देगा दोस्तों को जिनको उसने बनाया था, राइट, अपने अच्छे व्यवहार से। अपने अच्छे व्यवहार से जो दोस्त उसने बनाए थे वह उन दोस्तों को खो देगा। उसने ऐसी शंका जाहिर की, ऐसी आशंका दिखाई। अब मुझे रिप्लेस करना ए फ्यू को रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस होगा? एक बेसिक सा रूल होता है छोटा सा, कि जब भी आगे दैट वाला क्लॉज दैट शुरू हो जाता है, दैट का मतलब है जो, इस प्रकार से जब दैट लग जाता है तो फ्यू के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे सही माना जाता है द फ्यू को, क्योंकि आगे दैट से वाक्य शुरू हो रहा है। जब अगला वाक्य दैट से शुरू हो जाए जिसका अर्थ होना चाहिए जो, तो ऐसे वाक्यों में ए फ्यू काम नहीं करता है, वहां पर द फ्यू काम करता है। ओके, अगर हम मात्रा की बात करते तो द लिटिल काम करता, लेकिन हम संख्या की बात करें क्योंकि फ्रेंड्स आ रहा है, फ्रेंड्स की संख्या होती है, मात्रा नहीं होती है, इसलिए द लिटिल होगा। वैसे भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ए फ्यू जो कैपिटलाइज किया गया है, बड़े अक्षर में लिखा गया, उसी को रिप्लेस करना है। तो राइट आंसर होगा द फ्यू। और द फ्यू के आने का कारण क्या है? दैट आ रहा है। प्राय द फ्यू तब आता है जब आगे दैट से वाक्य शुरू हो जाएगा, और दैट का मतलब होना चाहिए जो। ऐसे वाक्य हमेशा द फ्यू लगता है, स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। ओके, दैट की वजह से द आना चाहिए, निश्चित हुआ है तभी दैट आया, दैट आने से निश्चित हो गया, इसलिए फ्यू नेगेटिव है, दैट के साथ सेट नहीं होगा। फ्यूअर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव कोई आवश्यकता नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहां तो हम साधारण बात कर रहे हैं। वह, उसने कहा कि वह खो देगा उन थोड़े बहुत दोस्तों को जो उसने बनाए हैं अपने अच्छे व्यवहार से, ये उसने शंका जाहिर की। तो दैट को देखकर, जिसका अर्थ है जो, इसको देखकर द फ्यू ही आपको चूज करना है। द फ्यू इज द राइट आंसर, तो ए फ्यू के स्थान पर द फ्यू इज द बेस्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही जो आंसर है वो द फ्यू है, दैट की वजह से। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगर मात्रा की बात करें तो द लिटिल आता, क्योंकि आगे दैट वाला वाक्य शुरू हो गया है, और इसी प्रकार संख्या की बात करें तो द फ्यू आएगा, क्योंकि आगे दैट वाला वाक्य आ रहा है। तो दैट की वजह से द लिटिल द फ्यू ही आता है। चूंकि आप फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की संख्या होती है, संख्या के लिए फ्यू आता है, लिटिल नहीं आता, इसलिए द फ्यू इज द राइट आंसर। तो इसमें सी आंसर, यू विल क्लिक द और यू विल सेव द आंसर सी, ये आपका सही आंसर होगा दैट की वजह से। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार टाइप चेंज हो गया है, अब आया स्पॉट द एरर्स। अगर आपको गलती नजर आती है इन वाक्यों में जो आगे आने वाले हैं तो गलती बताएंगे। इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं,
4 पोर्शन किए गए, एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट में बांटा गया और 4 में जो चौथा सेगमेंट है वो नो एरर का है। अगर आपको लगता है वाक्य बिल्कुल सही है तो आपका आंसर होगा नो एरर। ओके, इसका मतलब वाक्य बिल्कुल सही है। और आपको लगता है नहीं इनमें गलती है, उस पार्ट को आप ले सकते हैं। पहला पार्ट ऑब्वियसली ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी और चौथा डी होता है। ओके, आप चाहें तो इनको ए बी में बांट सकते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं। स्पॉट द एरर्स, स्पॉट करना पहचानना, देखना, बताना कहाँ पर कोई चीज़ है। पहला वाक्य पढ़ते हैं। ही रिमेन्ड बिजी ऑल द वीक, नो एरर। 4 ऑप्शन आ गए। वह पूरे सप्ताह व्यस्त रहा। ही रिमेन्ड बिजी ऑल द वीक। 4 सेक्शन है। राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है और गलती कहाँ पर हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ तक वाक्य बिल्कुल सही चल रहा है। वह रहा व्यस्त पूरे सप्ताह, यहाँ गलती कर गई। और क्या गलती चेक कर लेते हैं। छोटा सा रूल है। रूल ये कहता है कि जब भी ऑल के बाद कोई टाइम पीरियड दिखाने वाला शब्द आ जाता है उसमें आप कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, कोई सा मतलब है कि उसे अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, अनयूजुअल माना जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑल द वीक, वीक क्या है, पीरियड है, अवधि है, इसलिए द का प्रयोग गलत है। आपको कहा जाएगा कौन से पार्ट में गलती है, तो आप कहें सी पार्ट में गलती हुई है। ऑल द वीक के स्थान पे होना चाहिए था ऑल वीक। अगर ईयर होता तो आप कहते ऑल ईयर, अगर मंथ होता तो आप कहते ऑल मंथ। वहां पर द नहीं लगाना है, यानी यहां पर ऑल के बाद द नहीं लगाना है। कब का ध्यान रखना, जब टाइम पीरियड दिया गया हो। ऑल के बाद टाइम पीरियड, वीक एक पीरियड है, अवधि है, इसलिए वहां पर नो आर्टिकल। सी में गलती हो गई, सी में गलती है, द का प्रयोग करना है। ये सभी सही है, यहाँ द नहीं लगाना, आपको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑल ईयर, ऑल वीक, ऑल मंथ, ये आपको प्रयोग करना है। और इसके अलावा ऑल डे, ऑल नाइट, इसमें भी कुछ मत लगाइए। ऑल डे, ऑल नाइट जब आप प्रयोग करते हैं वहां भी कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये सभी सही है, ये गलत दिया गया, द नहीं लगाना। ओके, रूल आपको बता दिया। नाउ आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको गलती छांटनी है। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, वी अलॉन्ग विद यू वांट टू ट्रेवल ऑल वर्ल्ड, नो एरर। बताइए, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करते हैं। मैं लिखा, हम तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। वी अलॉन्ग विद यू वांट टू ट्रेवल ऑल वर्ल्ड। आपको देख रहे हैं, कुछ गलती आपको दिख रही होगी। लास्ट सेक्शन चेक करते हैं। लास्ट सेक्शन क्या कहता है, ऑल वर्ल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, कौन से पार्ट में गलती है? ऑल वर्ल्ड में गलती हो गई है। ऑल वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। अभी बात की थी हमने शुरुआत में कि वर्ल्ड जब वास्तविक दुनिया की बात करते तो द लगता है। मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में आया था कि जब भी आप वास्तविक दुनिया की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उससे पहले द लगता है। पूरी दुनिया हम घूमना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अलॉन्ग विद का मतलब है के साथ, अलॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ हम घूमना चाहते हैं पूरी दुनिया। ऑल वर्ल्ड नहीं होगा, ऑल द वर्ल्ड आएगा, क्योंकि वर्ल्ड अपने आप में फिक्स्ड है और ये रियल वर्ल्ड है। जब भी वर्ल्ड शब्द रियल वर्ल्ड को दिखाता है, इट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द आर्टिकल द। इससे पहले हमेशा द लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर द इज द राइट आंसर। मतलब सी इज द राइट आंसर। एग्जामिनेशन में अगर आपको कहा जाए कि कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, कौन सा आंसर सेव करना है, तो आप सी आंसर को सेव करते हैं। यहाँ पर होगा ऑल द वर्ल्ड होगा, ऑल वर्ल्ड नहीं होगा, इसके स्थान पे ऑल द वर्ल्ड आएगा। यही गलती की थी और आपने बताया सी पार्ट में गलती है और सी में गलती क्या थी, वर्ल्ड रियल वर्ल्ड की बात कर रहा है तो द आना ही चाहिए। ऑल द वर्ल्ड इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 सेज और आस्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जॉनसन कारपेंटर हैज मेड ऑल दिस फर्नीचर। इसका अनुवाद बता देता हूं। 13वां क्वेश्चन कहता है, ये भी स्पॉटिंग द एरर है, गलती छांटनी है, कौन से पार्ट में गलती है, कौन सा पार्ट गलत हो गया उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉनसन जो बढ़ई है, कारपेंटर आप जानते हैं बढ़ई या खाती को कहा जाता है, जो फर्नीचर वगैरह सामान बनाता है उसे कारपेंटर कहते हैं। जॉनसन कारपेंटर हैज मेड ऑल दिस फर्नीचर। ये सारा फर्नीचर जॉनसन नाम के कारपेंटर ने बनाया है। शुरुआत में देखिएगा, फिर से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, नंबर 1 पहला देखते हैं यहाँ पर ए और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ओके, चेक करते हैं।
गलती कहां पर होगी, जॉनसन कारपेंटर, कारपेंटर के स्थान पे होना चाहिए था द कारपेंटर, ये होना चाहिए था द कारपेंटर। रीजन क्या है, जब भी किसी के नाम के बाद ओके जॉन द ड्राइवर या ए ड्राइवर, अगर आप जानते तो द ड्राइवर कहिए, नहीं जानते तो ए ड्राइवर कहिए, लेकिन इससे पहले कुछ न कुछ जरूर रखा जाना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। किसी के नाम के बाद उसके पद का नाम या उसके लिए दूसरा शब्द आता संज्ञा के रूप में, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आना ही चाहिए, या तो द आएगा या ए आएगा, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर, बिना आर्टिकल डिटरमिनेंट का प्रयोग नहीं कर सकते। जॉनसन के बाद जैसा ऐसा लग रहा है जानता है, क्योंकि नाम ले रहा है तो जानता ही है, जानता है तो द आना चाहिए था। जॉनसन द कारपेंटर हैज मेड ऑल दिस फर्नीचर, तो पहले पार्ट में गलती हुई है, ए पार्ट गलत है, आपका आंसर होगा ए में गलती क्या हुई है, कारपेंटर से पहले आर्टिकल आएगा। याद रखिएगा हमेशा, मैंने रूल क्या बताया, अगर कोई प्रॉपर नाउन दिया गया है, प्रॉपर नाम दिया गया है किसी का प्रॉपर नाउन के रूप में, उसके बाद पद का नाम या काम का नाम आ जाता है, उस काम या पद के नाम से पहले आपको या तो ए का प्रयोग करना है, एन का करना है, या फिर द का करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मिस्टर स्मिथ पढ़ाते हैं और वो आपको मान लीजिए मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे स्मिथ द मैथ्स टीचर, इंग्लिश में कहा जाएगा स्मिथ द मैथ्स टीचर इज माई नेबर। स्मिथ जो कि मैथ्स का अध्यापक है वो मेरा पड़ोसी है, तो स्मिथ नाम आ गया प्रॉपर नाउन, उसके बाद उसके पद का नाम आ रहा है मैथ्स टीचर, राइट, उससे पहले द या ए एन जरूर लगना चाहिए। यहां गलती मैंने यही कर दी कि ए पार्ट में मैंने कारपेंटर से पहले कोई आर्टिकल डिटरमिनेंट नहीं लगाया, तो राइट आंसर जो आप करेंगे बताएंगे ए पार्ट में गलती है, ए में द कारपेंटर आएगा। ओके, रूल याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन दे दिया जाए, जॉनसन प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, उसका उसके पद का नाम है, काम का नाम आ रहा है, तो आर्टिकल डिटरमिनेंट जरूर लगाना है, चाहे आप ए लगाओ चाहे आप द लगाएं, लगाना जरूर है, इसलिए यहाँ पर द आएगा, द इज द राइट आंसर, क्योंकि जॉनसन को जानता है तभी तो जॉनसन का नाम लिया है, जानता है तो द लगाएगा। ओके, सो बाकी वाक्य बिल्कुल सही है, रूल याद रखिएगा। नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14th, एंड व्हाट द क्वेश्चन ऑफ 14th आस्क्स, लेट्स सी, मैन इज अ टाइनी पार्टिकल इन द स्पेस। मनुष्य अंतरिक्ष में एक छोटा सा बिंदु है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष बहुत अनंत विशाल बिना सीमाओं के फैला हुआ एक विस्तार है, हम सब जानते हैं। स्पेस में आदमी कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कण भी सूक्ष्म कण है ये कहा जा रहा है। और इस वाक्य में इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, स्पॉट द एरर, आपको चारों में से एक पार्ट में गलती छांटनी है। ओके, चेक कर लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, मैन इज अ टाइनी पार्टिकल इन द स्पेस, गलती मैन मनुष्य पूरी मनुष्य जाति के लिए आ रहा है, नो आर्टिकल, बिल्कुल सही है। ए टाइनी पार्टिकल, ए आ रहा पार्टिकल के लिए, बिल्कुल सही है। गलती हुई है नंबर 3 में, गलती क्या हुई है, स्पेस का जब अर्थ होता है अंतरिक्ष, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष, देयर शुड बी नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं आएगा। याद रखिएगा 3 शब्द सामान्य अर्थ में आए, सोसाइटी, नेचर और स्पेस। अगर ये सामान्य अर्थ में आ रहे हैं, समाज, प्रकृति और अंतरिक्ष, तो देयर शुड बी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल डिटरमिनर प्रयोग नहीं करना है, अपने आप में सही है। यहाँ कुछ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, जैसा कि यहाँ द लगा है, गलत। ओके, सही क्या होना चाहिए था, मैन इज ए टाइनी पार्टिकल इन स्पेस, ये होना चाहिए। किस अर्थ में आया स्पेस यहाँ पर, अंतरिक्ष अर्थ में। स्पेस से पहले द तब आ सकता है जब स्पेस का मीनिंग चेंज कर दें आप। स्पेस का मीनिंग कैसे चेंज हो सकता है, स्पेस का एक मतलब होता है स्थान, जब स्पेस का स्थान होता है तो आप उसमें द लगा सकते हैं, लेकिन जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, जैसा मैंने कहा सामान्य अर्थ में, तो आप कुछ मत लगाइए, अपने आप में बिल्कुल सही है। वी लिव इन सोसाइटी, राइट, और नेचर टेक्स केयर ऑफ अस, प्रकृति हमारा देखभाल करती है, या हिज नेचर इज नॉट गुड, और इट इज इन हिज नेचर, ये उसके स्वभाव में ही है। और स्पेस की बात अंतरिक्ष के अर्थ में बात कर रहे हैं। इन तीनों को जब सामान्य अर्थ में, मतलब जिनका पहला अर्थ है उस अर्थ में अगर लिया जाता है, देयर शुड बी नो आर्टिकल। सी पार्ट में इन स्पेस होना चाहिए, इन द स्पेस नहीं, ये गलती हुई है द लगाकर, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी, कि सी में गलती हुई है द का। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th के बाद चलते हैं 15th के पास। क्वेश्चन 15th क्या कहता है, लेट्स सी। और हियर
वी आर ए वुमन हैज बिन विद मैन सिंस क्रिएशन। एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने किया था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको पहले डिस्कशन आ चुका, अगर आपका मेमोरी सही चल रहा है, इफ़ यू आर रियली इफ़ यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू कैन ईजीली spot the error in the question, in the structure, in the sentence। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला दिया है ए, देखिएगा यहाँ से, ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी। ए वुमन हैज बिन विद मैन सिंस क्रिएशन। क्रिएशन होता है सृष्टि का आरंभ, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, सृष्टि के आरंभ से, सिंस का मतलब से, पुरुष के साथ स्त्री रही है उसकी पार्टनर बनकर। मैंने ये पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, याद कीजिएगा, क्वेश्चन आया था ऐसा ही अभी थोड़ी देर पहले। उसमें ए वुमन गलत है। जब भी वुमन शब्द पूरी स्त्री जाति को दिखाता है, राइट, मादा को दिखाता है, तो वुमन जब मादा को दिखा रहा है उसका अर्थ मादा है, वो नर के साथ रही है, उस अर्थ में देयर शुड बी नो आर्टिकल, ए वुमन नहीं आना चाहिए। वहां पर आएगा वुमन हैज बिन विद मैन सिंस क्रिएशन, क्योंकि ये वाइड मीनिंग में आ रहा है। इसका अर्थ है वुमनहुड या वुमन काइंड। वुमनहुड या वुमन काइंड का मतलब है पूरी नारी जाति या पूरी मादा जाति जो है उसकी बात करे, और उस अर्थ में अगर वुमन शब्द आ रहा है, सिंगुलर के साथ आ रहा है, तो देयर शुड बी 0 आर्टिकल। अब आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ए में गलती क्या हुई है? ए में वुमन से पहले ए नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ कोई स्त्री, एक स्त्री नहीं है, इसका मतलब पूरी स्त्री जाति है, नारी जाति है उस अर्थ में। और ऐसा पुरुष जाति के साथ भी है। जब मैन शब्द का पूरी पुरुष जाति है तो भी, और या पूरी मनुष्य जाति है तो भी, दोनों अर्थ में आप प्रयोग ना करें किसी आर्टिकल डिटरमिनर का। तो पहले में गलती हुई है, आंसर ए होगा आपका बिल्कुल सही। इसके मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्या कहता है, लेट्स सी। He was searching for a pliers so that he might open the ledge, cut the wire from the ledge। ledge क्या होता है? ledge होता है छत की मुंडेर या किनारा, जिसके दीवार से खड़ी कर देते हैं, उसको ledge बोलते हैं। ओके, किसी जगह पर कोई छोटी सी बाउंड्री या बाउंड्री वॉल या पतली सी दीवार खड़ी कर दी जाए, जिस छत के ऊपर हम कर देते हैं बाउंड्री चारों तरफ, राइट, वो पतली दीवार लेज कहलाती है। ओके, किनारा कह सकते हैं मोटी भाषा में। लिखा है वह ढूंढ रहा था एक प्लास, देखिएगा हिंदी में गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। वह एक प्लास ढूंढ रहा था ताकि वह काट सके उस वायर को, राइट, और कट द वायर फ्रॉम द लेज। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं, हैंगिंग फ्रॉम द लेज, जो लटक रहा था छत के किनारे से, उस तार को काटना चाह रहा था। उसे तलाश थी एक प्लास की। प्लास जिसे हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, हिंदी शब्द नहीं है। प्लास जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है, और इसका अर्थ है प्लायर्स। एक्चुअली प्लायर्स का हमने प्लास बना लिया बिगाड़ कर, तो प्लास जिसका हम प्रयोग करते घर परिवार में, वो ए प्लायर्स नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्लायर्स ये अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल से पहले आप ए नहीं लगा सकते। गलती कहाँ पर हो गई है, आपने ए पार्ट में ए प्लायर्स कर रखा है। याद रखिएगा, जो चीज़ें 2 भागों से मिलकर बनी होती है उनसे पहले कभी भी ए नहीं लगाया जा सकता। जैसे यहाँ पर देखिएगा सीजर्स, अगर हम कैंची की बात करते हैं, SCISSORS सीजर्स, इसमें आप ए सीजर्स नहीं कर सकते, ए सीजर्स करना गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हो ए पेयर ऑफ सीजर्स, आप ये कह सकते हैं ए पेयर ऑफ सीजर्स, बट आप ये नहीं कह सकते ए सीजर्स, दैट वुड बी इनकरेक्ट, ये गलत माना जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ गलती मैंने क्या कर दी, ए प्लायर्स कर दिया। मुझे कहना चाहिए था ए पेयर ऑफ प्लायर्स, या फिर कहना चाहिए था द प्लायर्स, द लगा सकते थे आप, राइट, या केवल प्लायर्स कर सकते थे, लेकिन आपने ए प्लायर्स का, ये गलत है, याद रखिएगा। ऐसे ही नॉर्मली हम ये भी नहीं कह सकते, ए जीन्स कहना गलत है, ए पेंट्स कहना गलत है। शुद्ध इंग्लिश की बात करें तो ये शब्द गलत है। हमें कहना चाहिए पेयर ऑफ जीन्स, हमें कहना चाहिए पेयर ऑफ पेंट्स। ए पेंट्स नहीं कह सकते, जीन्स नहीं कह सकते, ए सीजर्स नहीं कह सकते, ए प्लायर्स नहीं कह सकते। आपका राइट आंसर होगा ए में गलती क्या कर दी है, ए में गलती कर दी है हम लोगों ने कि ए प्लायर्स कर दिया है। ओके, आई होप यू रिमेंबर, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, क्लास में भी काम किया हम लोगों ने, आपने और भी जगह पढ़ा होगा कि पेयर, जो इन्हें पेयर नाउन कहा जाता है, ऐसी चीजें 2 चीजों से मिलकर बनी उनको पेयर नाउन कहते हैं। पेयर नाउन से पहले आप कभी भी ए का प्रयोग ना करें, दैट वुड बी इनकरेक्ट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट्स इन द रूम वर फीलिंग बैड आफ्टर द पनिशमेंट। उस कमरे में जितने भी छात्र थे सभी छात्र बुरा महसूस कर रहे थे सजा मिलने के बाद। ये है क्वेश्चन आपका, और इस क्वेश्चन में आंसर, इसको आप उम्मीद करता हूँ याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए गलती क्या हुई आप चेक करें। इसमें 3 पार्ट हैं, ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी, ये है पार्ट सी और ये है पार्ट डी। चेक करें। ऑल स्टूडेंट्स इन द रूम नहीं, यहां देखिए ध्यान से, इन द रूम करते ही फिक्स्ड हो गया। ऑल स्टूडेंट्स का एक मतलब हो सकता है दुनिया भर के छात्र, सभी छात्र, लेकिन नहीं, मैंने कहा इन द रूम कमरे में, मतलब मैंने लिमिटेड कर दिया है, इसका मीनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। Okay, it's not this meaning of all is not in the widest meaning. I mean to say that you are not talking about all the students of the world. जब पूरी दुनिया के सामान्य छात्रों की बात करते हैं तो एक संभावना ये है आप all students कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट और राइट आंसर जो होगा वो ये होगा कि आपने कमरे में बैठे छात्रों की बात की है तो लिमिटेड कर दिया है, सीमित कर दिया है। आप दुनिया के सभी छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, आप कमरे में जो छात्र बैठे उनको बुरा लगा है सजा मिलने के बाद, तो उस कमरे में जो छात्र बैठे उनकी बात करें। इसलिए निश्चित हो गया है, डेफिनेट हो गया है, लिमिटेड हो गया है, तो दे आना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। गलती हुई है पहले पार्ट में, आपका आंसर होगा ए, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है स्पॉट द एरर या स्पॉटिंग द एरर्स, गलतियां छांटना। गलतियां छांटने में आपने छांटा है ए को, ए में गलती हुई है, द लगना चाहिए। द क्यों लगना चाहिए? क्योंकि आपने कमरे में बैठे छात्रों की बात की है, लिमिटेड हो गया है, निश्चित हो गया है, इसलिए द लगना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगर मैं कहता हूं ऑल द और पीपल इन द और हॉल, इस हॉल में बैठे सभी लोग, तो द लगना जरूरी है, क्योंकि मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इस हॉल में जो बैठे हैं वो निश्चित हो गए, निश्चित होने की वजह से द लगना जरूरी है। यही बात यहां पर लागू होती है। इन द रूम कह दिया है, क्लासरूम की बात कर रहे होंगे आप, बिल्कुल छात्रों की बात, क्लासरूम, किसी रूम में बैठे हुए सभी छात्रों की बात कर रहे हैं तो द लगना जरूरी है, क्योंकि रूम ने उसको लिमिटेड कर दिया है। तो द पार्ट ए में द की गलती है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ही वॉज लुकिंग एट सर्टन मैन हु स्टूड बिसाइड द ट्री। वह देख रहा था किसी आदमी को, जो आदमी खड़ा हुआ था पेड़ के पास। पेड़ के पास खड़े उस आदमी को वह देखे जा रहा था। गलती कहां पर हुई है? गलती देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ही वॉज लुकिंग, ये आपका क्वेश्चन चल पड़ा, ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी। बी पर चेक करें आप, एट सर्टन मैन, मैन यहां पर एक वचन है, बिल्कुल सही है। जब भी मैन एक वचन है, इससे पहले सर्टन शब्द आता है, ए जरूर आना चाहिए। ए आपके सर ए सर्टन का मतलब क्या है? ए सर्टन का मतलब है, हिंदी में कहते हैं कोई, ओके। ए सर्टन ये एक डिटर्मिनर की तरह काम करता है, पर इसमें ए निश्चित रहता है। याद रखिए कि एक सर्टन का मतलब होता है संख्या में कुछ, सर्टन पीपल, लेकिन वहां पर ए नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे पास एक आदमी की बात नहीं करना, पीपल की बात करना। एक सर्टन होता है निश्चित। मैंने कहा योर सक्सेस इज सर्टन, तुम्हारी सफलता निश्चित है, वहां पर सर्टन का मतलब डेफिनेट। जब डेफिनेट के अर्थ में सर्टन आता है, कुछ नहीं है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। सर्टन बहुवचन के साथ आता है, इसका अर्थ है सम पीपल कह दो, सर्टन पीपल कह दो। लेकिन जब सर्टन शब्द आता है एक वचन संज्ञा से पहले, MAN, एक वचन संज्ञा से पहले सर्टन आता है, ए जरूर आएगा साथ में, वरना गलत है। यही गलती हुई है बी में। वह देख रहा था किसी आदमी को, किसी के लिए क्या आएगा? ए लगना जरूरी है, एट ए सर्टन पीपल, सॉरी मैन, माफी चाहता हूं। ए सर्टन मैन का मतलब है कोई एक व्यक्ति या कोई एक, ओके। तो सिंगुलर नाउन से पहले जब भी सर्टन आता है ए जरूर आएगा साथ में, ये रूल है इंग्लिश में, इसलिए इसमें बी में गलती हुई है, सर्टन से पहले ए आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द काउ वॉज फेड बाय गुड मैनी पीपल ऑन द स्पेशियस ओकेजन। उस शुभ अवसर पर उस गाय को काफी लोगों ने भोजन कराया, चारा चराया। ये इसका है मीनिंग या ट्रांसलेशन मान लीजिएगा। द काउ वॉज फेड, फेड यानी फीड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है फेड।
फीड, फेड, फेड, FEED, FED और FED। द काउ वॉज फेड बाय गुड मैनी पीपल, गलती कहां पर हुई है? ये रहा A, ये है B, ये है C और ये है D। चेक कर लेते हैं चारों में से कौन से पार्ट में गलती हुई है। पहला पार्ट बिल्कुल सही, गाय को भोजन कराया गया चारे के रूप में, और दूसरे पार्ट में गलती हुई है, ए गुड मैनी पीपल होना चाहिए। एक फ्रेज है ए गुड मैनी प्लस नाउन प्लूरल और ए ग्रेट मैनी और प्लस नाउन प्लूरल, इनमें दोनों में ए लगना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, जब भी आप गुड मैनी ग्रेट मैनी का प्रयोग करें आपको ए लगाना जरूरी है, तो सही होता ए गुड मैनी। मैंने केवल गुड मैनी कर रखा था। बी पार्ट में गलती हुई है, ए का प्रयोग नहीं किया। दो फ्रेज होते हैं, गुड मैनी, ग्रेट मैनी। आपके सर मीनिंग क्या है? मीनिंग इनका अर्थ है अच्छी खासी संख्या की बात कर रहे हैं, काफी लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर काफी लोगों के अर्थ में आया है गुड मैनी ग्रेट मैनी, तो ए लगाना जरूरी है, इट्स कंपल्सरी। और यहां गलती क्या कर दी? ए नहीं लगाया, तो बी पार्ट में गलती है, तो आपका आंसर भी बी है, क्योंकि स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन चल रहा है। बाकी वाक्य बिल्कुल सही है। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ, शुभ को कहते हैं ऑस्पिशियस। अकेजन होता है अवसर, वाक्य बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ही कुड नॉट अटेंड स्पीक टू ऑल हिज फ्रेंड्स एट टाइम। ओके, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ही कुड नॉट स्पीक टू, छोटा सा करेक्शन कर देता हूं इसमें, अटेंड जो शब्द है ये अननेसेसरीली आ गया, इसको हटा दें, मिस टाइप या मिस प्रिंट हुआ है, एक बार इसको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि दो फर्स्ट फॉर्म एक साथ इस प्रकार से नहीं आ सकती जैसे यहां पर दी गई है, तो ये मिस टाइप हो गया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। ही कुड नॉट स्पीक टू ऑल हिज फ्रेंड एट टाइम, वाक्य पढ़िएगा ध्यान से। वह नहीं बात कर सका, स्पीक टू होता है टॉक टू, याद दीजिएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, टॉक टू। वह बात नहीं कर सका अपने सभी दोस्तों से एक बार में एक साथ में, और डी है नो एरर। ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन बी, ये है सी और ये है डी। गलती हुई है सी में, आना चाहिए था एट ए टाइम। ओके, एट ए टाइम का मतलब है एक बार में। एक बार में वह सभी से बात नहीं कर सका, यानी बारी बारी से बात करनी पड़ी। ही कुड नॉट स्पीक टू ऑल हिज फ्रेंड्स एट ए टाइम, एट ए टाइम नहीं, एक फ्रेज जरूर चलता है कभी कभार, ये दूसरा फ्रेज है, लेकिन इसमें एस लगता है हमेशा। लेकिन अगर आप बिना एस के प्रयोग करते हैं तो बीच में ए लगाना जरूरी है, आर्टिकल ए जरूर आएगा। इसका हिंदी अर्थ है एक बार में। वह एक बार में अपने सारे दोस्तों से बात नहीं कर सका, इसका मतलब पॉसिबल भी नहीं है। ओके भाई, एक साथ हम बहुत से काम नहीं कर सकते, जो हम कहते हैं एक साथ वह सभी से बात नहीं कर सका, तो वहां पर आप कभी याद रखिएगा एट टाइम नहीं होता है, एट ए टाइम होगा। फ्रेज है, फिक्स्ड है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता, ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। फ्रेज फिक्स्ड होते हैं, उनके अर्थ भी फिक्स्ड होते हैं। इसमें गलती हुई है कि मैं ए लगाना छूट गया, जानबूझ के ऐसा किया आपके लिए, कि सी में गलती है। हाँ, याद रखिएगा दूसरा फ्रेज क्या है? एट टाइम्स। एट टाइम्स का अर्थ है सम टाइम्स, लेकिन मीनिंग के अनुसार इसका अर्थ है कभी कभी, और वो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर है एक बार में। तो दो फ्रेज अलग अलग है, लेकिन उसमें एस हमेशा लगता है, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला फ्रेज काम करेगा। एट ए टाइम होगा, एट टाइम नहीं। आपका आंसर होगा सी। सी में गलती हुई है और एट ए टाइम होना चाहिए, राइट। तो आपका आंसर भी होगा सी, क्योंकि स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो आपने गलती जो छांटी है वो सी में छांटी है, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई होगी आर्टिकल्स के बारे में इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से। ऐसे हर दिन आपको पर डे टॉपिक मिलते रहेंगे, 20 क्वेश्चंस हम उनको डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, एंड इफ यू रियली लाइक्ड इट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, एंड you can just enjoy all these topics and learn a lot of things here if you really want to learn. And I think you should people help your friends as well, so that they can learn more things with you, right? I hope you are enjoying it all. Thank you very much. Have a good time. We are waiting for a feedback. You can share these videos. Thank you very much. Have a good time.